हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे कैप्शन से और हमारे थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कॉस्ट को, किसी भी स्कीम की इन्वेस्टमेंट करते समय हमें कॉस्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्या कॉस्ट इज़ द ओनली फैक्टर या कॉस्ट के अलावा हम और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या सजेस्ट करता है। इट इज़ नॉट अबाउट कौन क्या बिलीव करता है, बट हमें देखना है कि डेटा हमें क्या सजेस्ट करता है। तो लेट्स गो एंड चेक। हमें ये चेक करना है कि हम क्या अपने रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जस्ट टू अचीव लो कॉस्ट ऑन द पोर्टफोलियो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे दूसरी स्कीम्स, इंडेक्स फंड्स और दूसरी स्कीम्स के बीच में कैसा परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये एक्टिव वर्सेस पैसिव, मतलब एक्टिव फंड्स जहां पर फंड मैनेजर असाइंड है, पैसिव फंड्स जहां पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है और सिर्फ इंडेक्स को ही मिमिक करा जा रहा है। तो ऑफकोर्स पैसिव फंड्स के अंदर कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो हम HDFC म्यूचुअल फंड में देखते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट जो है एक इंडेक्स फंड की 0.32%, 0.66%, 0.75, 0.83, ये एनुअल एक्सपेंस रेशियोज हैं। इसी के मुकाबले अगर आप एक लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में देखते हैं तो 1.62 या 1.41, तो लगभग आप दुगनी कॉस्ट या किसी किसी में 1% पर एनम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बट क्या ये जस्टिफाइड है? अगर हम 1 साल, 2 साल और 3 साल, स्पेशली 3 साल का अगर CAGR आप देखते हैं यहाँ पर, तो 3 साल के CAGR में एक इंडेक्स फंड और एक एक्टिव मैनेज फंड के अंदर कहीं कहीं जगह पर 4%, कहीं कहीं जगह पे 8% तक का भी डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 8% का CAGR डिफरेंस लगभग एब्सोल्यूट टर्म्स में 28 से 30% का डिफरेंस हो जाता है। तो समझना ये जरूरी है कि हमने क्या वो 1% पर एनम बचाया या 8% या 7% गवाया। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। ये है ICICI म्यूचुअल फंड। इनके भी सेंसेक्स के, निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 ETF भी है, जहां पे एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं 0.27, 0.66, 0.42। इसी का जो ब्लू चिप फंड है और जो मल्टी कैप फंड है उसके एक्सपेंस रेशियो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन हमें ये देखना है कि अब जो रिटर्न्स वो जनरेट कर रहे हैं ये फंड्स, जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगेन अगर आप इनके 3 साल के रिटर्न्स फिर से देखते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर आपको नजर आता है। आप देखिए सबसे हाईएस्ट रिटर्न इसके अंदर इनका अल्फा लो वॉल का था 18.5%। उसको भी बीट करके एक ब्लू चिप फंड जो है उससे लगभग 1% एक्स्ट्रा दे रहा है। माइंड यू, एक्सपेंस रेशियो ब्लू चिप का ज्यादा है यहां पर, लेकिन रिटर्न फिर भी ICICI ब्लू चिप का 1% ज्यादा है। ये पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न्स होते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज। ऐसे ही मल्टी कैप फंड में आप देखेंगे तो और फर्दर इन्होंने अल्फा क्रिएट किया है, लगभग 3% इंडेक्स से ज्यादा, राइट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है SBI म्यूचुअल फंड, हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स में, पैसिव फंड्स में भी और एक्टिव फंड में भी लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी ऑफ इंडिया, राइट। पहले भी हमने जो एग्जांपल देखे दोनों वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, नंबर 2, नंबर 3। SBI इंडेक्स फंड्स आप देखेंगे, इंडेक्स निफ्टी, इंडेक्स नेक्स्ट 50, SBI निफ्टी 200 क्वालिटी ETFs आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो 0.44 से 0.76 के बीच में है। हालांकि इनके जो एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं उसका एक्सपेंस जो है वो 1.5, 1.7%, वहां पर भी AUM अच्छा खासा है, राइट। लेकिन फिर भी एक्सपेंस रेशियोज 1.5, 1.7% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। लेकिन अब क्या हम कॉस्ट लो करके रिटर्न्स ज्यादा बना रहे हैं? डेटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। आप 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो इंडेक्स फंड ने सबसे बेस्ट रिटर्न अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दिया है 15.7, उसको भी SBI ब्लू चिप बीट कर रहा है। मल्टी कैप उसको बाय फार 3% पर एनम से बीट कर रहा है, राइट। अब हम अगले एक म्यूचुअल फंड कंपनी DSP पे आ जाते हैं। DSP में भी आप देखेंगे कि इनके पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, जो कि हाल फिलहाल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी आया। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, राइट। तो ये तीनों ऑलमोस्ट लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं। अब DSP लार्ज कैप जो कि टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो भी DSP का ही फंड है।
अब अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं तो अगेन 3 साल में आप देखिए कितना डिफरेंस है। आपने अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी लिया होता या आपने बेस्ट स्कीम भी ली होती अगर इसके अंदर निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, तो आप 3 साल के अंदर लगभग 3% पर एनम, यानी कि ऑलमोस्ट 10.5 से 11% का एब्सोल्यूट रिटर्न का डिफरेंस होता। हालांकि एक्सपेंस रेशियोज में आप 1% पर एनम बचा रहे होते। ये एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद के रिटर्न्स हैं, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। ये 20.6% कंपाउंडेड रिटर्न जो है ये एक्सपेंस को एडजस्ट करने के बाद अचीव हुए हैं, राइट। और ये डेटा हम परसों तक का देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं 14 मई को, और डेटा हमारे पास है 12 मई 2025 तक का, जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो बहुत ही लेटेस्ट डेटा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अगला जो है वो निपॉन है, अगेन टॉप 6-7 एएमसीज में से आता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी है लास्ट ईयर की। यहाँ पर भी ये लोग इंडेक्स फंड्स और पैसिव फंड्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं आजकल। लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी इंडेक्स फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियोज काफी कम है, 0.48, 0.77, 0.42। तो निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का है, और इनका एक क्यूरेटेड इंडेक्स जिसको स्मार्ट बीटा इंडेक्स ऑप्शंस बोलते हैं, निफ्टी 50 वैल्यू 20, राइट, तो वो भी इनके पास है। अब इन्हीं के साथ अगर हम एक इनका निपॉन का लार्ज कैप फंड जो कि 37,500 करोड़ का फंड है उसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए आप लास्ट 3 साल के कैगर में कितना डिफरेंस है। ये इनके तीनों इंडेक्स फंड लगभग 14 से 15% के बीच में एनुअलाइज रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो एक एक्टिवली मैनेज फंड है वो 21% एनुअली प्रोवाइड कर चुका है, यानी कि लगभग 6 से 7% एनुअल डिफरेंस। ये लगभग 20% एब्सोल्यूट रिटर्न डिफरेंस हो जाता है 3 साल के अंदर। अब अगर हम बात करें किसी सेक्टोरल फंड की भी, राइट, तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि सेक्टोरल फंड्स में आपके एक्सपेंस रेशियोज कम होंगे, तो बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी को मिमिक करके हम कुछ भी पिक कर लेंगे तो हमारा डेफिनेटली रिटर्न बन जाएगा। बैंक निफ्टी ने हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा मूव दिया। हमने ये भी देखा कि लास्ट करेक्शन जो सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक लास्ट करी, उसके अंदर बैंक निफ्टी बहुत कम गिरा, राइट। अब यहाँ पर आप बैंक निफ्टी ETF का एक्सपेंस 0.2 है, ICICI का बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड है उसका 0.8 है, मोतीलाल का बैंक इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है। इसी के मुकाबले अगर आप ICICI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड देखते हैं उसका एक्सपेंस 1.83% एनुअली, कोटक का 2.16%, राइट, क्योंकि इसका AUM कम है। बट क्या ये जस्टिफाइड है अगर हम एक बैंकिंग फंड में इंडेक्स लें? आपने लगभग अगर ICICI का इंडेक्स फंड लिया होता तो 3 साल का कैगर लगभग 16% बनाया होता। आपने ETF भी लिया होता तो 17% बनाया होता। आपने मोतीलाल का अगर इंडेक्स फंड लिया तो 16% बनाया होता 3 साल का कैगर, राइट। हम अगर लास्ट 2 साल में देखें तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है, बिकॉज कोटक बैंकिंग का हमारे पास 3 साल का डेटा नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट 2 साल का CAGR ये बैंकिंग इंडेक्स फंड्स के लगभग 12 से 13% के बीच में है। बेस्ट 12.84 है जहां पे आपने ETF लिया लोएस्ट एक्सपेंस का। लेकिन उसके मुकाबले में आपने अगर एक ICICI अप्रूव बैंकिंग फाइनेंशियल लिया वहां पर 13 के बदले 18.5%, कोटक बैंकिंग लिया आपने तो 16.5%। तो आप 3.5 से 5.5% का एनुअली अल्फा क्रिएट कर देते हैं अगर आप एक एक्टिवली मैनेज स्कीम को लेते हैं, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो डाइवर्सिटी आ रही है रिटर्न्स में, जो डिस्पर्शन आ रहा है रिटर्न्स में एक्टिव वर्सेस पैसिव, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी या निफ्टी टॉप 100 में आ रहा है। हमने देखा कि इवन सेक्टोरल फंड्स में, और हमने यहाँ पर जो स्कीम्स लिए हैं वो डेलिबरेटली वैसी वाली स्कीम है जिनका एटलीस्ट 2 साल प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड रहे। अभी लास्ट 1 साल में बहुत सारे स्मार्ट बीटा इंडेसेस लॉन्च हुए हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए उनको कंपेयर करना बिल्कुल जायज नहीं रहेगा। प्लस द फैक्ट इज कि 2024 में हमने देखा है पिछले 1 साल में कुछ खास रिटर्न मार्केट ने बनाया नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रही है, इसलिए उनका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। उसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी हाई दिखेगी, रिटर्न्स बहुत लो दिखेंगे, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हमेशा ही लो दिखेगा, इसलिए हमने उस डेटा को इग्नोर किया है इस समय। हालांकि 1 या 2 साल के बाद में हम उस डेटा को दोबारा चाहें तो कंपैरिजन में लेके आ सकते हैं। तो हमने अब जो अगली बात करी वो करी रिस्क की। अब रिस्क देखना भी जरूरी है, सिर्फ कॉस्ट देख के या उसके रिटर्न देख के डिसीजन लेना इज नॉट द राइट पैरामीटर। आपको ये देखना है कि आपने हर 1% रिटर्न जो बनाया है वो कितना रिस्क लेके बनाया है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हम बात करी एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड्स, तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, राइट। तो
अब HDFC म्यूचुअल फंड्स की स्कीम देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लो रिस्क एंड हाई रिटर्न है, राइट एंड कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न है। ये जो कॉलम है ये हाई रिस्क लो रिटर्न, ये कॉर्नर मैं अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज हाई रिस्क लेके लो रिटर्न बनाना कौन चाहता है। अगर आपने हाई रिस्क लिया तो आप हाई रिटर्न ही बनाना चाहेंगे, अगर लो रिस्क लिया तो लो रिटर्न बनाएंगे। ये बहुत जायज सी बात है, बहुत लॉजिकल सी स्टेटमेंट है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि ये इंडेक्स फंड्स HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लगभग 13.5% का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम एनुअलाइज इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं। दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास रिस्क को मेजर करने के। एक होता है जिसको हम बेंचमार्क से मेजर करते हैं, जिसको हम बीटा बोलते हैं। दूसरा होता है इस पर्टिकुलर स्कीम का अपना ही स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि दिखाता है कि दर्शाता है कि कितनी वॉलेटिलिटी उसके रिटर्न्स में आ रही है, राइट। तो आप इंडेक्स फंड्स की अगर वॉलेटिलिटी देखेंगे 13.5-14%, वो लगभग उन इंडेक्स की ही वॉलेटिलिटी है जिसको वो दर्शा रहे हैं। तो निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी इस समय 13.5-14% के बीच में है, निफ्टी 100 की भी उतनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की थोड़ी ज्यादा है वॉलेटिलिटी, 18 से प्लस है, राइट। तो ये सारी जो वॉलेटिलिटी है, इस आप लगभग 14% का स्टैंडर्ड डिविएशन लेके 12-12.5% के बीच का रिटर्न बना रहे हैं आप दोनों में। यहां पर आप 18-18.5% की वॉलेटिलिटी लेके लगभग 15.5-16% के बीच का रिटर्न बना रहे हैं। लेकिन अगर आप यही HDFC लार्ज कैप फंड को देखते हैं तो 13.5% से कम का स्टैंडर्ड डिविएशन पे 16% प्लस का रिटर्न आ रहा है। और HDFC फ्लेक्सी कैप ने तो इस मामले में बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया, बहुत ही कम रिस्क पे, लगभग 12.5% के रिस्क पे 21-22% का एनुअलाइज रिटर्न बना रहा है। ये बाय द वे रिटर्न लास्ट 3 साल से ज्यादा का है। अगेन अगर हम SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम्स देखते हैं तो वहां पर भी स्टोरी कुछ सिमिलर ही है। निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का जो आप वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन देख रहे हैं लगभग 18 का, इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स का और निफ्टी 200 क्वालिटी ETF का 13 से 13.5% के बीच का स्टैंडर्ड डिविएशन है। लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो 12.5 से 13.5% के बीच में निफ्टी के स्कीम्स का है और नेक्स्ट 50 का लगभग 16% के आसपास। अब ये 16% रिटर्न जो आपने नेक्स्ट 50 में बनाया, उसके लिए आपने लगभग 18% का स्टैंडर्ड डिविएशन लिया। आप अगर यहां पर देखेंगे तो 15.5% का रिटर्न SBI मल्टी कैप सिर्फ 12% के स्टैंडर्ड डिविएशन पे बना रहा है। तो क्या ये 6 यूनिट्स एक्स्ट्रा रिस्क ऐड करना वर्थवाइल है सिर्फ आधे % रिटर्न के लिए? ये आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि क्या 1% रिटर्न के लिए आप 6% स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो का? अगेन SBI ब्लू चिप की स्टोरी भी कुछ, अगर आप SBI इंडेक्स फंड से कंपेयर करेंगे तो 14.5% के आसपास का रिटर्न वो सालाना बना रहा है सिर्फ 12% के स्टैंडर्ड डिविएशन पे, जबकि इंडेक्स फंड ऑफ निफ्टी 13.5% के आसपास का रिटर्न बना रहा है और सब लगभग 13-13.5% के आसपास स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इस इक्वेशन में भी आप देखेंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड्स का जो यूनिवर्स है वो ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। अगला जो हमने फंड हाउस लिया था वो है ICICI म्यूचुअल फंड। ICICI म्यूचुअल फंड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी आप देखेंगे। ICICI ब्लू चिप और ICICI मल्टी कैप जो है 12.5-13% के स्टैंडर्ड डिविएशन पे हर अपनी इंडेक्स फंड को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। यहाँ पर तो बहुत हाई रिस्क पे आप बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिवली मैनेज में लगभग 13% के स्टैंडर्ड डिविएशन पे आप 15 से 16% के बीच में रिटर्न बना पा रहे हैं एनुअली। और ये अगेन डेटा आप देखेंगे तो लगभग 4 साल का 3.5 साल का डेटा है ये। तो हम कोई शॉर्ट टर्म डेटा नहीं देख रहे हैं, हम 2 से 3 साल मिनिमम का डेटा देख रहे हैं, क्योंकि एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन एक साल में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, किसी में थोड़ी कम हो सकती है, तो एक साल का डेटा देखना जायज नहीं रहता है। सेम चीज अगर हम DSP में देखते हैं, DSP में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो रेंज उनके स्कीम्स की 17.7 से स्टार्ट होती है और 19.2 तक। तो यहाँ डेसिमल्स हैं, आप ये प्लीज नीचे जो चार्ट है एक्स एक्सेस वाला उसको जरूर गौर दें। तो DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो स्लाइटली हायर स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 17.5%, 17.8%। DSP लार्ज कैप 18 से थोड़ा सा कम। तो आप अगर देखेंगे तो कोई बहुत मेजर जंप नहीं हो रहा है, 0.2% का स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रिटर्न 15% से बढ़ के लगभग 16% हो जाता है। अब यहां पर आप समझिए कि 0.2% का स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज करके अगर मैं 1% का एनहांस कर सकता हूं रिटर्न, देन दिस इज जस्टिफाइड।
लेकिन क्या मैं अपना रिस्क फर्दर इंक्रीज करके 18 से 19.25 करके 16 की जगह 16.25% रिटर्न बनाना चाहता हूं? द आंसर में बी येस इन सम केसेस, आंसर में बी नो इन सम केसेस, डिपेंड्स कि किसका रिस्क एपेटाइट कितना है। आपको बस ये देखना है कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क से आपका रिटर्न कितना एनहांस हो रहा है, राइट। यहां पर सिर्फ यही एक्सेप्शन डीएसपी में है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड जो उनका है, वहां पर इन्होंने कम स्टैंडर्ड डिविएशन से, लगभग डीएसपी लार्ज कैप से भी कम इन्होंने लिया है और रिटर्न उससे ज्यादा बनाया। तो एक एक्सेप्शन हमें यहां निकल के आया है। आई थिंक इन सारी एनालिसिस जो मैंने करी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसमें सिर्फ ये अकेला एक एक्सेप्शन निकल के आया है पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है निपॉन म्यूचुअल फंड्स के रिस्क एंड रिटर्न्स चार्ट। तो अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्स एक्सेस पे ये 14 से 14.5 के बीच में पूरा ड्रॉ हुआ है। अगर आप देखेंगे तो रिस्क का जो पैरामीटर है एक्स एक्सेस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं था, इसीलिए ये चार्ट थोड़ा सा फैलाव में बन के आया है। तो इंडेक्स फंड जो है निपॉन का, ये 14 से 14.1 के बीच में दोनों वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन रिटर्न जो है वो 12 से 13% के बीच में है। इसी में अगर आप 14.1 के आसपास का ही स्टैंडर्ड डिविएशन है, जहां पे निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड है इनका। अब यहां पे 15% का एवरेज रिटर्न एनुअलाइज निकल के आ रहा है। आप अगर 14.1 से सिर्फ 14.4 तक चले जाते हैं, यानी कि 0.3% स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप 14.4 से भी कम स्टैंडर्ड डिविएशन पे 18% एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो आपको अगेन ये समझना है कि मैं 0.3% एनहांस कर रहा हूं अपना रिस्क पर एनम, और क्या ये 15 से 18% का जंप, यानी 3% का सालाना जंप, ये वर्थवाइल है क्या? तो इट्स अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:10। 0.3% का स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज करके 3% का एनुअल रिटर्न आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगेन ये मेरे हिसाब से वर्थवाइल है, क्योंकि आपका यूनिवर्स वही है। लार्ज कैप के अंदर भी आपका यूनिवर्स टॉप 100 स्टॉक्स का ही है, यहां पर भी यूनिवर्स वही है, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का, राइट। सो अब हमें ये जो चीजें समझ के आ रही हैं, ये समझ में आ रहा है कि इंडेक्स फंड्स कॉस्ट में थोड़े कम है, शायद रिस्क में भी थोड़े कम है, पर क्या हर यूनिट ऑफ रिस्क और हर यूनिट ऑफ कॉस्ट जो वो निकाल के दे रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू आपको डिराइव हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है पॉइंट समझना। ऐसे अब बैंकिंग स्कीम्स का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चार्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर इंडेक्स फंड्स की वॉलिटिलिटी आप देखेंगे तो 16 से 16.5% के बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन है एनुअलाइज्ड, और ये डेटा भी आप देखेंगे लगभग 3 साल प्लस का डेटा है जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो 16 से 16.5% का स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि एनुअलाइज रिस्क लेके भी आप बिटवीन 15 से 16% के बीच का रिटर्न एनुअली बना रहे हैं। लेकिन यहां पर आप जब एक्टिव फंड लेते हैं, आईसीआईसीआई अप्रूव बैंकिंग, सॉरी यहाँ पे कोटक हमने नहीं लिया बिकॉज कोटक का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, बट हमने आईसीआईसीआई लिया जिसका 3 साल प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगभग 13.5% के स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही आप 17% के आसपास का एनुअल रिटर्न बना रहे हैं। तो यहां पर आप रिस्क भी कम कर रहे हैं और अपना रिटर्न भी एनहांस कर रहे हैं। तो क्या ये कॉस्ट बचाने का जो डिसीजन है हमारा सेक्टोरल फंड्स में, क्या ये सही है? तो हमारा इसमें आगे जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमारे की टेकअवेज क्या निकल के आते हैं कि पहली बात, कॉस्ट वर्सेस रिटर्न अकेले देखना सफिशिएंट नहीं होता किसी भी स्कीम को डिसाइड करने के लिए। सारे कॉस्ट सेंट्रिक डिसीजंस जो होते हैं वो बेनिफिशियल रहे वो ज़रूरी नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। इन्वेस्टिंग में भी यही अप्रोच फॉलो होती है। आपको देखना है कि आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए आपको वैल्यू कितनी मिल रही है। सो फॉर एवरी यूनिट ऑफ कॉस्ट पेड इज द वैल्यू डिराइव्ड मच हायर और लोअर। तो जहां पर ब्रेक इवन हो जाता है वहां पे फर्दर कॉस्ट ऐड करना जस्टिफाइड नहीं होता। तो हम वैल्यू एडिशन अप्रोच की बात करते हैं कि आप देखो कि आप 0.25% अगर एक्सपेंस ऐड हो रहा है, मेरा एक्सेस रिटर्न बन रहा है क्या उससे? तो आप इसको, इस मेथड को अगर आप करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि 0.25 इंक्रीज करना आपके लिए जायज है कि नहीं है। सेम चीज हम रिस्क के लिए भी करते हैं कि हमारा अगर एक यूनिट ऑफ रिस्क बढ़ता है तो क्या हमारे रिटर्न्स उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 या 1:2 की रेशियो में है, लेट्स से एक यूनिट रिस्क बढ़ाने के बाद आपका एनुअल रिटर्न 2% बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव।
तो आपको वो रिस्क ऐड करना जरूरी हो भी सकता है अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है तो। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ नहीं करता, तब आपको अपना रिस्क जो है लोअर प्रोफाइल पे रखना है। तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं एक पर्टिकुलर रिटर्न को पाने के लिए। और मुझे अभी भी लगता है कि ये जो इंडियन मार्केट है ये एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए बनी है। अभी भी इस समय डेप्थ उतनी मार्केट में नहीं है जहां पे पैसिव फंड जो है वो ओवर परफॉर्म कर सके एक्टिव फंड मैनेजर्स को। हम ज़्यादातर केसेस में यूएस मार्केट से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यूएस मार्केट की डेप्थ बहुत डिफरेंट है, वो हमसे बहुत ज़्यादा मेच्योर मार्केट है। शायद हमें वहाँ तक पहुँचने में भी 15 से 20 साल और लगेंगे। तब तक मुझे लगता है कि अगले 8, 10, 15 साल तक एक्टिव फंड मैनेजर्स ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आउट परफॉर्म करते रहेंगे इंडेक्सेस को। एक साल बीच में कोई ऐसा दौरान आ जाता है जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था 2020-21 में, जहां पे 4 या 8 स्टॉक्स के बेसिस पे पूरा इंडेक्स जो है वो भागने लग गया था। तो वहां पर कभी कभी इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बिकॉज वो 4 या 5 स्टॉक्स हो सकता है उस फंड मैनेजर के पास नहीं है, राइट। तो हमने जैसे देखा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अचानक से बहुत ज्यादा भागे थे, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर उनकी वेटेज भी बढ़ गई थी बाद में, और उनका जो रिटर्न था वो बहुत सुपरलेटिव था, मल्टीप्लायर्स में चल रहा था वो। तो वहां ऐसे सिचुएशंस के अंदर कभी कभी इंडेक्स फंड जो हैं वो आउटबीट कर सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिव फंड्स को, बट वो बहुत छोटे पीरियड में, छोटे दौरान में होता है, 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 1.5 साल के लिए। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने डिसीजन लेते हैं तो कॉस्ट सेंट्रिक डिसीजन लेना ठीक नहीं रहता है। हम जब अपने फोन इस्तेमाल करते हैं, आप सोच के चलिए, एक 15 से 20 हजार का फोन भी आता है, लेकिन हम फिर भी, बहुत सारे लोग हम में से प्रेफर करते हैं एक 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए का एक फ्लैगशिप फोन खरीदने का, बिकॉज हमें पता है कि कंपनी ने उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज डाली हैं, जो रिसर्च करी है, जो ड्यूरेबिलिटी दी है, वो हमारी एक हर पैसे की वैल्यू हमें डिराइव करके देगी। शायद एक 15 से 20 हजार का फोन मुझे 1 साल के बाद में रिडंडेंट हो जाए और मुझे बदलना पड़े, लेकिन मुझे पता है कि वो जो 1 लाख रुपए मैं खर्च रहा हूँ एक फ्लैगशिप फोन के लिए, उसके लिए मेरी जो लाइफ है वो 4 साल तो है ही मिनिमम, कभी कभी 6 साल भी हो सकती है। तो इसी के चलते हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें 20 हजार का फोन नहीं, हमें 1 लाख का फोन चाहिए। ऐसे ही आप अपने, और ये रिडंडेंट कॉस्ट है, 3 साल के बाद में आपको उस 1 लाख की या 4 साल के बाद में उस 1 लाख का आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार रुपये मिल जाएगा वापस, राइट। सो ये संक कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट तो संक कॉस्ट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, आप जितनी कॉस्ट आप दे रहे हैं फंड मैनेजर को, उसका एक वैल्यू एडिशन फंड मैनेजर आपके लिए ला के दे रहा है। रिसर्च की कॉस्ट होती है, डिसाइडिंग, एक फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, डिसाइडिंग ऑन व्हाट स्टॉक्स टू पिक, व्हाट स्टॉक्स नॉट टू पिक, एक फ्रेमवर्क, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की एक कॉस्ट होती है, राइट। सो उन सारे प्रोसेसेस को लेजिबली परफॉर्म करने के लिए आपको सही टूल्स चाहिए, सही लोग चाहिए, उसकी कॉस्ट आती है, राइट। सो हम अगर सोचते हैं कि सब कुछ लो कॉस्ट पे प्रोवाइड हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई होप ये पॉइंट जो है वो सबको समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट सेंट्रिक डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। तो सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए और समझिए कि आपको ये जो चीज़ें करनी है, इन्वेस्टमेंट्स की जो डिसीजंस लेने हैं, वो सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे या सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे लेने हैं, या फिर आपको मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि कॉस्ट, रिटर्न्स, रिस्क कितना है और एक्सेस रिटर्न्स या वैल्यू एडिशन कितना है, ये सारे पैरामीटर्स को भी आपको देखना है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड आई होप ये आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करे। आपको कोई भी मदद चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं। ये मेरे इन्वेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो था, बिकॉज हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम क्यों पोर्टफोलियो में पैसिव फंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, एंड नाउ द डेटा इज़ क्लियरली शोइंग कि एक्टिव फंड्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है पैसिव फंड्स को। सो दैट्स ऑल, वी आर आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।